नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम मिलवा रहे हैं आपको आपकी पसंदीदा शख्सियात से। और आपकी ये स्पेशल ईद, क्योंकि हम कह रहे हैं ये ईद आपने घर में ही मनानी है, तो कुछ स्पेशल हम बनवा रहे हैं अपने जबरदस्त मेहमानों से मुलाकात करा के। तो अली, मेहमानों की तरफ अब हमारे पास पहले तो सिटी फैमिली के लोग आ रहे थे, मगर अब हमारे पास सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, तो तारुफ करवा देते हैं। वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज है नहीं, मेघा जी हमारे पास मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जी हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक ऑल ऑफ यू, और मेरे देखने वालों को भी, और जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से बाहर है, उन सबको बहुत बहुत मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। दूसरे गेस्ट हमारे साथ हैं जी, तारुफ कराते चलते हैं जी। गफ्फार लहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी, आपने हमें बुलाया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। देखने वाले को और जो बाहर के मालिक हमारे मुसलमान जहाँ जहाँ पर मौजूद है, उन सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेघा जी से हम शुरू करेंगे, क्योंकि खवातीन वैसे भी कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, और खवातीन की तैयारी भी ईद की कुछ खास होती है, ज्यादा होती है। इस दफा मौका नहीं मिला, इतना कम मौका मिला। उस कम मौके में कितना फायदा उठाया? सच पूछे, इस बार थोड़ी सी शॉपिंग कम की। हाँ, वो इसलिए कि एक तो लॉकडाउन बहुत ज्यादा रहा, और फिर आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हम लोगों ने खुद ही कट डाउन कर दी कि खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। और इस बार ज्यादा कोशिश की कि ईद की खुशियाँ दूसरों में जाकर बांटें। और ये कैसे? वो इस तरह के कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि हमारे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि उस तरह ईद नहीं मना पा रही जिस तरह वो रवायती ईद मनाते थे, क्योंकि ये ईद जो है दूसरी ईदों से मुख्तलिफ है और लोगों के मुआशी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस बार, जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, उन्होंने अपने नवीदुल अरब ट्रस्ट के जरिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, सहरी इफ्तारी का इस्तेमाल करवा के, और साथ साथ बहुत ज्यादा राशन वगैरह भी उनमें तकसीम किया गया, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ईद की खुशियाँ हमारे साथ मिलकर मनाएं। तो ये बात बताने का मकसद, हाँ बिल्कुल, और ये सब बताने का मकसद सिर्फ इसलिए होता है कि वो लोग भी मोटिवेट हों जो इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, और वो अपने तौर अपनी कोशिश के तहत लोगों में खुशियाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। बिल्कुल, तो खुशियों का त्यौहार इस तरह से आप देखें कि फनकार जो हमारे हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खुशियों में दूसरों को भी शामिल करते हैं। गफ्फार साहब, आप बताइए ईद के दिन का आगाज कैसे किया? आगाज उस पाक नाम से जिसके कब्जे में हमारी जान है। सबसे पहले तो नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जो हम साए होते हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखना है। जैसे मेघा जी कह रही थी कि इनकी जो हस्बैंड है उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने राशन तकसीम किया, ये बहुत बड़ी नेकी है और इसके लिए बड़ा दिल चाहिए और बड़ा जिगरा चाहिए ये काम करने के लिए। मगर अल्लाह जिसे तौफीक दे, अल्लाह अपने बंदे मुंतखब करता है। अल्लाह ताला ने इन्हें मुंतखब किया, और मेरी दुआ कि ऐसे हजारों आदमी मुंतखब करे जो हमारे हमसाए हैं, जो अपने हमसे जो नीचे है ना, उन्हें देखना चाहिए कि देखें ईद का मकसद क्या है। ज़कात, फितराना, सदका खैरात निकालो तो किस लिए? गरीबों के लिए। फितराना इसलिए निकालना होता है कि ईद आने से पहले पहले उनको फितराना दे दिया जाए कि जो गरीब लोग कपड़े सिलवा सकें, उनकी मदद होती रहे। ये इसलिए ये इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन, अल्लाह ताला मदद करने वाला है, और अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक अता फरमाए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। आमीन। नाज़रीन, हमारी जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, मेघा को आपने अदाकारी के जौहर दिखाते भी देखा है, मेघा को आपने माशाल्लाह से सिंगिंग करते भी देखा है। गफ्फार साहब ऐसी जबरदस्त मिमिक्री करते हैं, लोगों को हंसाते भी हैं, तो हमने अपने मेहमानों से उनके फन का मुजाहरा तो देखना ही देखना है। मेघा, सिंगिंग कैसे स्टार्ट कर दी? ऐसे जैसे रिक्शा नहीं स्टार्ट होता। नहीं, ये काफी मुख्तलिफ है और मुश्किल भी है। हमें प्लीज बताइएगा। देखिए, म्यूजिक माइंडेड तो मैं हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो अदाकारी, परफॉर्मेंस जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड ही है। सो मुझे इसमें कुछ खास मुश्किलात नहीं पेश आई, क्योंकि सुर लय का तो मुझे नॉलेज है, और वो वैसे कहा जाता है कि कूड़ से दूड़ रखे खुदा, तो इसलिए ये वैसे मैंने आपको एज ए जोक कहा है। तो म्यूजिक मेरा पैशन, म्यूजिक मेरी लाइफ, और मैंने जब आंख खोली तो मैंने अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सारे अपने फनकारों को देखा, क्योंकि मैं एक फिल्मी घराने से कह सकते हैं कि बिलोंग करती हूँ, कि मेरी फैमिली में माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर हैं। तो उनको देख देख के मेरे दिल में भी था कि मैं थोड़ा सा वैसे कोशिश कर लूँ। पता नहीं मैं उसमें कामयाब हुई या नहीं हुई। तो अदाकारी के साथ साथ देखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ नहीं किया। सीरियसली यही लगता है हर शो में जाके कि अभी कुछ
नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत अभी बड़ी तो बात बहुत है, मंजिलें तय करनी है। तो इसलिए मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैंने सब कुछ पा लिया। मैं तो कहती हूँ कि अभी मैं बहुत इनिशियल स्टेज पर हूँ और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। सिंगिंग के हवाले से मैं ये कहूँगी कि बस मुझे लगा कि मुझे गाना है, क्योंकि मैं हूँ एक वर्सटाइल आर्टिस्ट और हमेशा मैंने अपने काम में वैरायटी दी है, जिद्दत दी है, वो काम किया जो कोई नहीं करता। तो इसलिए जब सिंगिंग की दुनिया में भी आई तो कुछ मुनफरिद किया और अपने गाने लॉन्च किए, नया म्यूजिक बना के, ना कि पुराने गाने उठाकर तो उसी को रीमिक्स किया। इसके लिए आपको पता है एक सपोर्ट भी चाहिए और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ रही हमेशा, अल्लाह पाक की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, और अल्लाह पाक ने आज ये मकाम दिया और नए गाने लॉन्च किए। और आज ईद के मौके पर सिटी 42 की वसात से मैं एक नया गाना भी लॉन्च कर रही हूँ, जो कि खास मेरे व्यूअर्स के लिए होगा, पार्टी विदाउट ब्रेक। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये नया गाना हम सुनेंगे भी। गफ्फार साहब, हंसाना कितना मुश्किल काम है। ये जी किसी के आंसू चुरा कर हम लोग हंसाते हैं। आप लोगों के ना, लोगों के आंसू चुरा कर हम हंसाते हैं। अपने अंदर कितना दुख है ये किसी को नहीं पता। तो बात ये कि जैसे मैगा जी ने कह रही है कि मैंने मेहनत की, ये वाकई इतनी अच्छी मेहनत कर रही है और ये वाहद आर्टिस्ट मैंने इसे देखा फनकारा को कि ये दिल की बहुत अच्छी है और मेहनत दिल लगा कर ये कर रही है। देखें ना, फिल्म, टीवी, स्टेज के सर कामयाबी के बाद सिंगिंग को हाथ डालना ये लोहे के दाने चबने वाली बात है, यकीन कीजिए। मगर इसमें अल्लाह ताला ने इसे कामयाबी अता और मैं फरमाई। हमेशा गफ्फार साहब कतक माफ मैं कहती हूँ कि मेघा का मेघा से मुकाबला है, हाँ, मेघा का किसी और से मुकाबला नहीं है। वाकई इसके, ये वाकई इसके, और ये मेहनत कर रही है और मेरी दुआ है इसके लिए। और ये अल्लाह ताला से कामयाबी कामरानी था, जो ये चाहती हैं अल्लाह वो इसे इज्जत दे। आमीन आमीन। अच्छा गफ्फार साहब, क्योंकि मिमिक्री हाँ जी बहुत अच्छी आप कर लेते हैं, तो ज्यादा डिमांड किस सेलिब्रिटी की होती है, किस पर्सनैलिटी की होती है कि यार आप गफ्फार साहब इनकी मिमिक्री हमें करके दिखाएं, या वैसे आपको खुद किनकी पसंद है करना? मिमिक्री सर, एक अल्लाह ने मुझे 2 फन से बड़ा नवाजा हुआ है, दुनिया में किसी के पास नहीं, दुनिया पूरे वर्ल्ड में। यानी दुनिया का कोई भी गाना हो, पश्तो, सराइकी, सिंधी, बलोची, माइकल जैक्सन, कैरवा, दादरा, जबतार, मुगलई, एक ताला, 3 ताला, चाइना का ताला, यानी कोई भी हो, कोई भी म्यूजिक हो, मैं गले साहब के 6-6 घंटे बजाऊंगा। जबरदस्त। ये अल्लाह ने मुझे आर्ट दिया, जबरदस्त। और दुनिया के और 1 से लेकर 50 तक फेस को चेंज करता हूँ बगैर मेकअप के। जबरदस्त। ये मेरा अल्लाह ने 2 मुझे ये आर्ट से नवाजा। पाकिस्तान में एक बात, मेरा अल्लाह ने मुझे यहाँ पैदा किया और मुझे फख्र है मुझे कि मेरा अल्लाह ने वो ताकत बख्शी कि वो मैं काम कर रहा हूँ जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा। जबरदस्त। ये एक अल्लाह ने मुझे आर्ट दिया। वन मैन शो करते हैं माशाल्लाह, जिस स्टेज पे खड़े हो जाएं ये अकेले ही होते हैं। वन मैन शो ऐसे ही है। अच्छा, मिमिक्री से स्टार्ट कर लेते हैं, जो आपके लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मिमिक्री, आपने वो हमें करके दिखानी है, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अपने फन का मुजाहिरा करेंगे हमारे साथ हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मकसद ये था कि क्योंकि आपने घर पे रहना है तो आपको उस तरह से फ़न भी मिलना चाहिए, इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट भी मिलनी चाहिए। तो लेरी साहब और मेघा जी हमारे साथ ही हैं। तो गफ्फार लेरी साहब हमें क्योंकि ब्रेक से पहले बता रहे थे ना कि वो किस तरह से मुनफरिद गाने भी लिख रहे हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं और भी कौन कौन से फन उनके पास हैं। मगर सर आपने ख्वाजा सराओं के हवाले से एक गाना लिखा था, उसके पीछे सोच क्या थी, किस वजह से ये लिखना पड़ा आपको? वो इसलिए अली आरफ भाई, वो इसलिए कि ख्वाजा सराफ ये भी दिल रखते हैं, ये भी किसी माँ के बेटे हैं। मैं एक पॉजिटिव अपना लिखता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ नेगेटिव में नहीं लिखता, पॉजिटिव कोई भी गाना लिखता हूँ कि लिखा कि कदी इतिहास बोलवे ना जिंदे साडी रोल में। ये शौकत अली साहब का सॉन्ग था। अल्लाह ताला ने करवर जनरल से फरमाया, हमारे पाकिस्तान की वो जान था, शान था, आन था, अल्लाह ताला ने जनरल से फरमाया। फिर मैंने देखा कि मैंने उससे पूछा कि मैं इसके ऊपर एक कॉमेडी सॉन्ग बनाना चाहता हूँ। कदी इतिहास बोलवे ना फेसबुक खोलवे, जो आदमी ना फेसबुक खोलता है वो उसका बंद करने को दिल नहीं चाहता। तो फिर मैंने ये बनाया कि कदी इतिहास बोलवे ना फेसबुक खोलवे, वे बड़े टिड वाले हले वमा पका लिया, ना तुम मरोड़वे, ना तू फेसबुक खोलवे। ये फिर ख्वाजा सरों के पीछे आवाजें मैंने खुद लगाई, खुद लिखा, पूरा। तो मैं आपको गेटअप करके आप ये परफॉर्म कर रहे हैं अगर इस पे तो क्या ही बात है। लो अभी करता हूँ। ये कौन सी ये गया मैं, अभी इसकी अक्कासी हो गई, ये ऊपर आऊंगा ना, यहाँ पर ये है ना, ये है ना जी बिल्कुल ओके है ना। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत
क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। मैं कहती हूँ ना सिर्फ लिरिक्स, बल्कि मैं कहती हूँ उनकी परफॉर्मेंस, आके बोवे नहीं उनकी परफॉर्मेंस में, अच्छा देखिए कितने संजीदा बैठे हुए थे अभी। बिल्कुल, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी? बिल्कुल, ये एक रूप चढ़ जाएगा इनके ऊपर अचानक से। जी इसके लिए भी एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है, और अलग ही कमाल किस्म करती के है गट्स चाहिए। सीरियसली। ये एक कोई भी काम है जब तक उसकी आकाशी नहीं होगी उसका मकसद नजर नहीं आएगा कि ख्वाजा सरा क्या है। तो वो बताया गया है कि एक पॉजिटिव मैंने बातें लिखी हैं, कोई माँ बहनों की बातें नहीं लिखी कि किसी को दिलजारी हो, किसी को बुरा लगे। ये एक एंजॉय है, बिल्कुल एंटरटेनमेंट है। पॉजिटिव वे में आप उसको लेके बिल्कुल हाँ जी। चले। लेकिन नहीं ना, कितने संजीदा से आदमी अभी लगता है बैठे अभी हैं। आपने कोई दूसरा रूप बैंकर, नहीं कोई देखा। सीईओ आगे यहाँ पे बैठ गए, फिर जब आपने उनका वो वाला रूप देखा तो अच्छी ये अली आपको एक expression- और रूप दिखा दे, मिस्टर बीन की एक्टिंग करके दिखा दे। मैंने तो शो में बुलाया हुआ है ना मेरी साहब को, मैंने तो देखा है, आप वो भी हैरान हो जाएंगे। मिस्टर बीन के 6 फेस हैं। अच्छा जी, अब मैं 1 से लेकर 50 तक फेस चेंज करता हूँ कि अब 6 फेस क्या है कि एक फेस उसका सोचने का, एक गुस्से का और एक खुशी का। ये 3 फेस उसके मेन है जो जब खुशी में आएगा आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। अब मैं मिस्टर बीन नहीं हूँ, ये आपने ये देखना ज़हन में रखना। नॉर्मल। एक सोचने, एक उसका मुंह बंद करके हंसता है, एक मुंह खोल कर हंसता है, एक मुंह घुमाता है। ये है 6 फेस। ओके। अब ये मिस्टर बीन सोच रहा है। अब ये गुस्से में आ गया। वाह बिल्कुल बिल्कुल। अब ये खुशी में आने लगा, आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। ये मिस्टर बीन गुड वाओ ओके। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये अब कोई भी हर काम कोई, हर वाकई कोई आपने नहीं सही कर कहा सकता। कि किसी किसी के नहीं कर पास सकता। है, ये अमन अल्लाह पाक की तरफ से या। बहुत बड़ा टैलेंट। ये और एक म्यूजिक भी मैंने आपसे सुना है, पर मेगा जी की तरफ मैं आना चाहूंगी। लेकिन मैं खुद इतनी महसूस हो रही, मैं दिल कर रहा है ये मिस्टर बीन ही बन बन के खाता है। और मैं इनको कहती जो मिस्टर बीन चूरी खानी तो मैं कहूँगा ये 3 जी, तो हमने मेगा जी से भी सॉन्ग सुनना है, लेकिन हम जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हम मेगा जी से गाना सुनेंगे। उन्होंने जैसे कि कहा कि वो आज अपना नया गाना सुनाने वाली है हमारे सेट पे। हाँ, ये launch हमारे करने वाली लिए है गाना। स्पेशल हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हमारे साथ ही रहेगा। हाँ। एक ढोलक 3 आदमी किस अंदाज से बजाएंगे, ये मुकाबला है। अच्छा, हमारे पख्तून भाई के बाद ढोलक गई है, वो किस अंदाज से बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर अपने इलाके की धुन बजा रहे हैं। वाह वाह वो किस अंदाज से, हाथ मेरे खाली आप सुनेंगे। ये है जरा कॉर्डलेस मैक। हम जो इको मिलता है ना उसमें जरा हमारी आवाज बड़ी क्लियर होती है। नहीं आप अगर ये कॉर्डलेस दूसरा माइक अगर यूज कर लें, हाँ, उसमें आवाज खोले और थोड़ी सी एक को भी हम कोशिश करते हैं कि बन इसमें जाए। आवाज दे इसमें देंगे। एको आ जाएगी, हेलो बिल्कुल आ जाएगी। माइक चेक ये जी। इसमें बात थोड़ी खोलेंगे तो फिर मैं बहुत आ जाएगा। जी हेलो हेलो हेलो। अब ये देखें कि हमारे पख्तून भाई के बाद ढोलक गई है, वो किस अंदाज से बजा रहा है। अब ये विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये अब ये ख्वाजा सरा के पास चली गया। हाँ, ये किस अंदाज से बजाएंगे, जब थकते हैं तो बड़े बड़े ताल किस अंदाज से मारेंगे। अब थकना है।
ताल मार रहे हैं। कमाल अब ये बड़ा मुश्किल है कि एक गाना था आलमगीर साहब का कि चल अब हम चले तो संग संग नजारे चले। इसमें घोड़ा गाड़ी भी चल रही है और म्यूजिक भी चल रहा है। अब ये देखना कि किस अंदाज से चल रहा है। कमाल कर दिया। मैं तो हैरान होकर ली रह गई हूँ। अच्छा, माइकल जैक्सन कैसे कर लिया? यहाँ से आप क्या कुछ कर सकते इसमें हम 5 माइक लगते हैं मेरे गले को। एक ये फ्रेंड है, 2 गले को लगते हैं और 2 हाथ चुटकी में, फिर 5 माइक से आवाज आती है। अच्छा। ये सिंगल माइक है। ओके। अब ये देखें कि हम माइकल जैक्सन का म्यूजिक को बजाना चाह रहे हैं। वो बड़ा सीधा सीधा आप फीड कर दे। ये फीड किया, कोई मुश्किल नहीं है। ये सीधा सीधा जबरदस्त। ये बिल्कुल फीड है। कोई हम करें ना, कोई मुगलई, कोई भी गाती है, मेगा जी, कोई भी मैडम का गाना सुनाए, मैं म्यूजिक भी जाता हूँ। आप कोई भी गा सकते हैं, मैं म्यूजिक बोल मेगा जी आप कुछ भी हमें सुना दें फिर। ठीक, वो साथ फिर म्यूजिक इससे कम आएगा। ठीक है। इससे हाँ, वो उनको भी माइक चाहिए ना। अगर तो हम कॉर्डलेस एक और माइक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ जाएगा जी। आ जाए जी, आ जाए दे जी। एक और माइक आप दे दें। बिल्कुल जी, ये ले 2 माइक हो गए। अब आप हमें जी सही नहीं, बेस होने दे, बेस होने दे जी। करो। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक कर लीजिए। हेलो माइक चेक करो। माइक चेक 1 2 3 1 2 3। हेलो हेलो 1 2 हेलो। नहीं, थोड़ा सा बोलें इको खोलें। इसमें थोड़ा सा। हेलो 1 2 हेलो माइक चेक। चलो ठीक है, चलें बोलें। सर्वे कस्ताई। ये क्या होता है कि मैं काफ़ी चैनल में बैठे, शबनम जी, मैडम शबनम जी, नूरा नाज जी, हमारा जी, मेरे मुंह की म्यूजिक से उन्हें गाने को। अरे वाह वाह वाह, इन सबको मैंने ये एजाज आज आपको मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरी वाकई एजाज की बात है। और फ्यूचर में मेरा खर्चा बचने वाला है। म्यूजिशियन को है ना, इतने इंस्ट्रूमेंट्स, इतने म्यूजिशियन, एक बंदा ही बहुत है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। मेगा जी कमाल कर दिया। आप भी गाएं। बहुत ये बहुत शुक्रिया। ये मेगा जी अल्लाह इधर सलामत रखे। अभी इसमें ये फुल लय में है और अल्लाह शुक्र है कि ये ना बेसुरी होती है, ना ही बेताला होने देती है। अब इसमें वो चीज आ चुकी है। ये चैनल में ऑन शो कर। चलें एक और गाना कर लें। जबरदस्त। हेलो, अब मुझे जोश चढ़ गया। आ जाए थोड़े थोड़े दोनों लगा लीजिए। बल्कि हमें वो कह रही है कि वक्त क्योंकि खत्म कम हो गया, बल्कि खत्म नहीं हो गया, तो मेरा ख्याल है इनके आखिरी गाने में हम खत्म गाने में आयशा आप उठा लीजिएगा ताकि मेगा जी की भी। वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। हम बोल रहे थे मेहमानों को थैंक यू आप दोनों का। थैंक यू। जाते जाते गाना मेगा गाएंगी और गफ्फार साहब जो है वो म्यूजिक बजाएंगे और आयशा आप चले देख लीजिएगा आपको जब मुनासिब लगे। वैसे मुझे नहीं लगता आप रोकने वाली हैं जी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत मेहरबानी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद तजदीद यानी इस दफा एक नए अंदाज में मना रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में। इस तरह से है क्योंकि हमें एहतियात करनी है, घर पे रहना है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए फिर एक सामान भी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट का सामान, तो वही लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर घर में आपकी ईद हम स्पेशल बना रहे हैं, अपने मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं। और अब जिस मेहमान से हम आपको मिलवाने वाले हैं, आपने पूरा रमजान उनको बहुत ज्यादा बिजी भी देखा। आपने देखा किस तरह से वो शहर में खास तौर पर कोविड के हवाले से जो हालात बेहतर करने में सबसे ज्यादा किरदार रहा।
हमारे मेहमान का ही रहा। आप समझ भी चुके होंगे मैं किनका जिक्र कर रही हूँ, तो हम ज्यादा लेट नहीं करते, अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर साहब मौजूद हैं और कैप्टन उस्मान को आप लोग सभी जानते भी हैं। सिटी 42 की स्क्रीन पर आपने खासा पूरे रमजान उनको एक्टिव भी देखा है। उनके साथ दुर्र नायाब मौजूद हैं, तो आगाज कर लेते हैं सबसे पहले कैप्टन उस्मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ईद का पहला रोज रहता है जी कैप्टन उस्मान साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दफा ईद भी थोड़ी सी मुख्तलिफ गुजरी एहतियात के हवाले से। आप तो रमजान में भी पूरा महीना इसी चक्कर में लगे रहे, लोगों को कहते रहे एहतियात कर लें, किसी ने वैसे नहीं की तो फिर जबरदस्ती भी करनी पड़ी, सख्ती भी करनी पड़ी उन्हीं की बेहतरी के लिए। तो ईद का पहला रोज कैसा था? ईद हमारी इंसिडेंटली ऑफिशियल सी गुजरती है। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटीज़ पर होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जब हम ईद गुजारें तो थोड़ा वक्त उन लोगों के साथ भी गुजारें। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे शहर को साफ़ रखने के लिए हमारी सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, और कोविड की जब से सूरत हाल स्टार्ट हुई है तो बहुत सारे लोग हमारी कोविड में भी हमारी मदद कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ईद गुजारते हैं। ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ गुजरता है, तो इसलिए तकरीबन ऑफिशियल सी ईद हो जाती है। तो लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप ये एक्टिविटी ना करें और लोगों के साथ इस तरह से वक्त ना गुजारें तो शायद मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि आपने पूरा महीना एक माह रमज़ान के अंदर मेहनत की होती है। इस रमज़ान में हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि हम लोगों ने पिछले साल से ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए कि पिछले साल रमज़ान बाज़ार नहीं लगे और कोविड की सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही थी, बल्कि इससे कम थी। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी, लेकिन जनरली इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी। टूवर्ड्स द एंड मार्केट्स खुल गई थी ईद से पहले, अदरवाइज तकरीबन लॉकडाउन वाली सूरत हाल रही। इस दफ़ा चैलेंजिंग ये था कि ज़्यादा इन्हिसार SOPs की अमल दरामद पे था। लॉकडाउन भी बीच में कुछ रहे, कुछ वीकडेज ऐसे थे जिसमें मार्केट्स वगैरह बंद करनी पड़ी। ओवरऑल हमें एक देखने को मिला कि लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, और जिस तरह आपने ख़ुद भी जिक्र किया अपने ओपनिंग पैराए में कि जहाँ पे लोगों ने खुद से कंप्लायंस नहीं की वहाँ कंप्लायंस करवाई गई। डिफरेंट ये था कि पिछले साल इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं थी, इस दफ़ा सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो थर्ड वेव है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट 2 वेव्स। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में फर्स्ट वेव थी हमारे पास, और ईद के फ़ौरन बाद हमारे केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, बल्कि 17-18 जून को हमारी पीक थी फर्स्ट वेव की। इस दफ़ा भी उसी तरह की सूरत हाल एक्सपेक्टेड थी, और लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम ट्रेडर्स का, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ ट्रेडर्स नहीं बल्कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, इंतजामिया के लोगों ने बड़ा मदद की। अभी इट इज़ टू अर्ली टू बी सेलिब्रेटिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 माह से अगर हम सूरत हाल को कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन पिछले साल जो जून वाली सूरत हाल थी उससे अभी भी हमारे केसेस का जो नंबर है वो ज़्यादा है। सो वी स्टिल हैव अ लॉट टू डू, अभी भी मजीद मेहनत की जरूरत है और मजीद SOPs पर। बिल्कुल जी, जिस तरह से कैप्टन उस्मान ने कहा ना कि हमने इस दफ़ा काफ़ी सख्ती भी की ताकि लोग अपनी जान की हिफाजत करें, SOPs पर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन ये इनको यकीनन क्रेडिट जाता है क्योंकि हमने भी देखा जो फैक्चुअल बात है, मैंने इस हवाले से बल्कि ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा नहीं होगा, कि जब से कैप्टन उस्मान ने एज ए कमिश्नर चार्ज संभाला हमने देखा कि सख्ती कि जी अब मास्क जो नहीं पहनेगा तो सख्ती होगी, FIR भी कटेगी, और सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं था, फिर हमने अमली तौर पर देखा भी, और फिर हमने बाजारों में भी देखा जिस तरह से पुलिस ने गश्त किया। और इस दफा वो पिछली रिवायत नहीं थी रही कि बस कहने की हद तक, इस दफा वाकई लोगों से अमल दरामद करवाया गया, वक्त की पाबंदी करवाया गया। हमने कैप्टन उस्मान साहब को देखा है, अफ्तारी उन्होंने रोड पे की है, तो आपके साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो तंग नहीं आ जाते कि आपकी वजह से उनकी अफ्तारी भी खराब हो रही है? ड्यूटी टाइमिंग, ठंडे कमरों में बैठ के लोग अफ्तारियां करने के आदी होते हैं। बात ठीक है आपकी, लेकिन जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो लोग इंजॉय करते हैं। अगर आप भी देखें, अगर आप अपने काम को अच्छी इंटेंशन के साथ करेंगे, इन्वॉल्व होकर करेंगे तो मज़ा आएगा। इंतज़ामिया के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि वो अपने काम को ड्यूटी समझ के नहीं बल्कि अपना ज़ाती काम समझ के करें। थोड़ा सा शुरू में डिफरेंट लगता है आपको, लेकिन इनवेरिएबली मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा रमज़ान हम लोगों ने आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे पिछले 2 वीक्स जो थे हमारे, वो फ्लैग मार्चेस गुजरे। लाहौर पुलिस, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हम लोग साथ होते थे, मज़ा आता था। बल्कि एक आध दिन शायद हमने सोचा कि आज हम किसी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, उस दिन हमारी कोई मीटिंग्स थी जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए, तो वी थॉट कि हमारे पास विंडो बहुत थोड़ी बची है, फ्लैग मार्च शायद आज नहीं कर सकेंगे,
लेकिन सबका यूनानिमस डिसीजन ये था कि हमने मिस नहीं करना है इसे, करना जरूर है। छोटा कर लेंगे क्योंकि टाइम कम रह गया, और फिर सम टाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम अफ्तारी उन्हीं लोगों के साथ होती थी, बड़ा मजा आता था, वो लोग भी इंजॉय करते थे, हम लोग भी बिल्कुल। हमने अपने नाजरीन को दिखाया भी। दुर्रे नायाब, आपकी भी दौड़ें उतनी लगती हैं जितना कैप्टन उस्मान साहब बिजी रहते हैं। अब इनकी एनर्जी लेवल तो ये राज तो ये आज हमें पूछना है मेरी तरफ से, क्योंकि इनकी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो सुपरमैन और हिटमैन वाली एनर्जी थी जो बच्चे ड्रीमाइज करते हैं कि जी ये पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इनकी तो एनर्जी लेवल वो है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, उस्मान साहब ने सबसे पहले खुद सारे अमल किए, मास्क पहले खुद चढ़ाया, उसके बाद बाजार में निकले तो मेरा ख्याल इन्होंने कोई शॉपिंग इस तरह से बाजारों में नहीं गए, अपने कोई चीज़ खरीदी नहीं होगी जितना मैं इनको जानता हूँ, बड़ा पुराना। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन खुद की, फिर वैक्सीनेशन, एक मिसाल सेट की कि आप सरकार पे बोझ ना बने, अगर आप 8,000-12,000 रुपये खर्च कर सकते हैं तो प्राइवेटली वैक्सीनेशन करा लें जाके, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत मकाम दिया है, अच्छी रिवायत रखी, मैंने इनकी तारीफ भी बड़ी उस हवाले से की। तो जब तक आपका फादर ऑफ सिटी हम कमिश्नर को कहते हैं, वो जब तक खुद कोई मिसाल सेट नहीं करेगा ना तो अवाम नहीं करेंगे। और यही वजह है कि इनकी जितने भी SOPs पे अमल दरामद है 60 to 70% लोगों ने किया है, कबूल किया है। अगर ये ना कर रहे होते और सिफारिशें लोगों की मान रहे होते, लोगों को ईज कर रहे होते, जिनकी दुकानें, जिनके बिजनेस, जिनके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शादी हॉल्स बंद किए, अगर खोल रहे होते तो कोई अमल दरामद ना करता, फितरी अमल है। अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अपने दोस्तों की सिफारिशों को रद्द किया तो कामयाब। अच्छा, इसमें मेरा जो एक सवाल है ना, वो मैंने पहले DC साहब से भी किया था, वो भी आए थे हमारे पास, आज ही ट्रांसमिशन में आए, उनसे सवाल ये किया था कि हम इंतजार करते हैं कैप्टन उस्मान आएंगे तो हमने सख्ती करनी। मिसाल तो हमारे सामने पूछने वाली थी, आपने डिफरेंट क्या किया कि वाकई आपने उन्हीं SOPs को पहले भी इम्प्लीमेंट कराया जा रहा था, अब कैसे आपने क्या डिफरेंट किया कि लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया? मैंने पहले भी आपको इशारा दिया है कि काम इंसान समझ के दिल से करे तो खुद ब खुद बाकी सारी फोर्सेस आपके साथ हो जाए। मैंने इंसिडेंटली यहाँ आने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से सूरत हाल को किसी और एंगल से, किसी और लेवल से देखा। बिल्कुल। ये जितने भी लॉकडाउन के ऑर्डर्स थे ये मैंने अपने हाथ से साइन किए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बल्कि आप लोग इंतजार करते थे कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकाले। वहाँ पे बैठ के ऑर्डर साइन करना और मौके पे उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने में जमीन आसमान का फर्क है। जिस वक्त हम ऑर्डर साइन कर रहे होते हैं, हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि आज मैंने ये हुक्मनामा जारी कर दिया तो कल सुबह सो के उठेंगे तो सारा का सारा हुक्मनामा इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। बिल्कुल, हम ये अज्यूम करते हैं, यकीन जानिए कि हम ऐसे अज्यूम करते हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट जो कि उस ऑर्डर के साइन करने से लेके किसी दुकान वाले के पहुंचने तक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने तक, इसके दरमियान में बहुत बड़ा गैप, एक्चुअली वो बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप को कवर करने के लिए हमें मीडिया में अवेयरनेस के टूल्स को यूज करना है, सोशल मीडिया को यूज करना है, और फिर जिस तरह दुर्रे नायाब ने कहा, एक तो बात है कि आप पहले लोगों को बताएं कि कल सुबह कौन सा ऑर्डर होगा इन फील्ड, और दूसरा फिर ये कि वो अमलन करके दिखाएं। अगर मैं आपके कहने पे कोई एक रेस्टोरेंट खोल देता हूँ या आपके कहने पे कोई एक दुकान सील नहीं करता या उस पर नरमी करता हूँ, तो फिर मुझे पूरे शहर में किस फेस के साथ मैं बाकी लोगों के ऊपर जुल्म करूंगा? ये जुल्म ही है ना जी, कि हम एक नॉर्मल जिंदगी के दस्तूर को रोक रहे हैं, किसी मकसद के लिए रोक रहे हैं। और अगर किसी शख्स को नजर आए कि मेरी दहलीज पर तो ये कानून है, उसकी दहलीज पर नहीं है, तो ना वो मेरे कानून की इज्जत करेगा ना मेरी इज्जत करेगा। तो ये गो कि ये मुश्किल काम है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को साथ मिलाएं। यहाँ ये कानून ऐसा कानून नहीं था कि मेरे पास 50 पुलिस वाले थे और एक वायलेटर था। ये कानून तो ये था कि यहाँ लाहौर की 13 मिलियन आबादी थी और चंद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग थे, हर शख्स ने मास्क पहनना था, हर बंदे को उठा के जेल में डाल नहीं सकते आप। मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो लोगों से कैसे कहूंगा कि आप मास्क पहनो? बिल्कुल। तो आप आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर दुनिया के चंद शहरों में से एक शहर होगा, मैं ये बात क्लेम नहीं करता, हमारा मीडिया ये बात कहता है, जहां आपको जनरली लोग मास्क पहने हुए नजर आते हैं। इक्का दुक्का आपको वायलेशन मिलती है, जब जाते हैं पास उसको पकड़ने के लिए तो जेब से मास्क निकाल लेता है और कहता है जी वो वजू करने के लिए, पानी पीने के लिए, इस तरह। तो एक आपको, और उसकी वजह सिर्फ ये हुई कि हमने सख्ती की, हमने ये मैसेज कन्वे किया। हम कह तो तकरीबन पिछले 1 साल से रहे थे। इंसिडेंटली पाकिस्तान में नॉट लेस देन द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एडवोकेटिंग के मास्क पहने हर कोई। एक स्टेज आई जब हमें ये लगा कि अब इस मास्क के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। जब पहली दफा हमने कहा कि हम मास्क नहीं पहनोगे जेल डालेंगे, तो लोगों ने कहा यार ये क्या मजाक है, ऐसे कैसे होगा कि ये 10 रुपए के मास्क के लिए किसी को जेल डाल देंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन आप ये जानिए, ये बल्कि आप लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे
कि जिस दिन हमने ये फैसला किया जेल में डालने का और चंद और लोगों को FIR की, उसके बाद अचानक आपको उसी शहर में मैंने लोगों को गाड़ियों में मास्क पहने हुए देखा है। हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी कि कोरोना शरोना कुछ नहीं है, बस वो पकड़ के ले जाते हैं, इसलिए हमने मास्क पहन लिया। तो शुक्र है, हमने कहा कि आप इसी डर से पहन लिया। ये जो बात है ना, ये अगेन एक फ्रेम में पहले भी आपके प्रोग्राम में बोल कर गया, लाइव प्रोग्राम जो उस दिन हमने रमजान ट्रांसमिशन में किया। ये जो मास्क है ना जी, पहली बात तो ये है कि ये एक मास्क है। ये कौन सा मास्क है, इस मास्क को कितनी देर के लिए पहनना है, क्या ये धो के पहना जा सकता है या ये सिर्फ 2 घंटे के लिए है, ये कौन सी इन्वायरमेंट के लिए है, क्या ये बस अड्डे के लिए है, क्या ये अस्पताल के लिए है, क्या ये इस तरह के स्टूडियो के लिए है, ये चीजें लोगों को नहीं पता। बट द फैक्ट कि मैं ये मास्क पहनूंगा कम से कम मुझे इस बात का एहसास जरूर दिलाता है कि बाहर शायद कोई वबा है जो मुझे ये मास्क बचा लेगा। वो चंद % जरूर आपको प्रोटेक्ट करेगा। फिर ये जो सोच है, मैंने जब मास्क पहना होगा तो मुझे कोई शख्स हाथ नहीं मिलाएगा, मुझे गले नहीं लगेगा, उसको पहले से अंदाजा हो जाएगा कि ये मोहतात आदमी है। बिल्कुल जी, हम इसको बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जितनी एहतियात या मिनिमाइज जितना कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, वो हमारे हाथ में है और वो हमने करना है तो हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। हमारे मेहमान मौजूद है, हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। सिटी 42 की स्पेशल ई ट्रांसमिशन जारी है। अली, काम की बातें बड़ी हो गई हैं। आप कुछ कमिश्नर साहब से उनके बारे में जान लेते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इतना सारा काम करके भी आप इतने एक्टिव कैसे नजर आते हैं। कमिश्नर साहब, कैसे आप इतने एक्टिव नजर आते हैं? सारा दिन काम, मीटिंग्स, मीडिया पे भी आप टाइम देते हैं, उसके बावजूद इतने एक्टिव कैसे नजर आते हैं? मेरा ख्याल है एक्टिव होना तो शायद इंसान की फितरत में होना चाहिए, क्योंकि हम कोई ना कोई काम करके आप थक जाते हैं। सारा दिन काम करके आपको अगर अपने काम में मजा आ रहा हो ना तो आप काम करके थकते नहीं है, बल्कि आपका काम आपकी एनर्जी होता है। एक काम के बाद दूसरे काम में आप खुद ब खुद शौक से अगर कर रहे हो तो वो एनर्जी होती है। यस, ऑब्वियसली आपको एक इंसान को खास नींद चाहिए और ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, लेकिन यकीन जानिए कि अगर आप अपने काम को दिल लगा के कर रहे हो तो आपको कई दिन भी नींद नहीं आती। मुझे याद है चंद काम ऐसे भी किए हैं जहाँ 3-3, 4-4 दिन नींद नहीं आई। ज़बरदस्ती भी अगर किसी ने सोने को कहा है तो वो नींद नहीं आती। ये सिर्फ इन्वॉल्वमेंट से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। आप लोगों ने भी किया होगा, बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट्स की होंगी जहाँ आप लोग मिल के अगर इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं तो वो उस टीम के अंदर फिर आप देख रहे होते हैं कि आप रातें भी जाग रहे हैं, दिन भी जाग रहे हैं। एक एनर्जी खुद ब खुद एमिनेट हो रही होती है, एक दूसरे से आपको एनर्जी मिल रही होती है। तो जब आप इस तरह कोई टीम बना के काम करते हैं और जब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाहौर में पिछले 1 माह से सारी की सारी लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, CCPO है, DIG है, CTO है, DCO लाहौर है, इवन तमाम इन हमारे जो नीचे वाले एचेलॉन्स हैं सारे के सारे इतनी मेहनत के साथ काम कर रहे थे कि वो खुद ब खुद एक एनर्जी एमिनेट होती है जिससे आपको अगली असाइनमेंट के लिए काम मिलता रहता है। पर्सनली स्पीकिंग मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैंने एक एक्टिव लाइफ गुजारी है। मैंने अपने खाने पीने के हवाले से, अपने लाइफस्टाइल के हवाले से एक इतनी मोहतात जिंदगी जरूर गुजारी है। एक्सरसाइज वाली वीडियो नहीं, ट्रेडमिल वाली, सॉरी, वो तो हमने शेयर भी की थी। तो मुझे लगता है आपकी फिटनेस के पीछे ये राज है। मैं सिर्फ वो एक राज नहीं है, मतलब मैं अपनी डाइट का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अननेसेसरी अनहेल्दी चीजें ना खाऊं और घर का खाना खाते हैं। घर का खाना खाता हूँ। दूर आपने शायद एक दफा खाया, मैंने एक दफा खाया तो मुझे आइडिया हुआ कि घर के अलावा खाना क्यों नहीं खाते। मतलब कि हमारी भाभी घर से रोटियां और सालन बना के, आलू गोश्त इनको बहुत पसंद है, तो वहाँ से जब मैं पहुंचा तो आलू गोश्त हमने खाया तो मुझे वहाँ से अंदाजा हुआ कि खाना बहुत जरूरी है और आप क्या खा रहे हैं, कहाँ से बनाओ खा रहे हैं, वो जरूरी है। मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाह रही हूँ, फील्ड में तो हमें एक्टिव नजर आए हैं, लोग बड़े आपके फैन हैं, सेल्फियां साथ लेते हैं, सूटेड बूटेड आप हमेशा नजर आए हैं, कैसे सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं? सिंपल सी बात है, बाहर जब निकलते हैं तो थोड़ा सा बंदा कपड़े पहनने में टाइम लगा लेता है। अच्छा, कितना टाइम लगता है? आप हमेशा माशाल्लाह बड़े तैयार श्यार नजर आए हैं, मुझे लगता है अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सूट पहनता हूँ मैं और टाई पहनते हैं, तो टाई पहनने में जितना टाइम लगता है, एक आम आदमी कोट नहीं पहनता और टाई नहीं पहनता, तो मैं टाई और कोट पहन लेता हूँ तो उसमें आप 2 मिनट। अच्छा, आपके जो सूट्स हैं उनकी एक खास बात है, वो क्या है आप ही बता दें। आई डोंट नो, आपने ऑब्जर्व किया? अच्छा, उसमें कोई कहीं पे आपका नाम भी होता है, या जो आपके कफ होते हैं शर्ट्स के, हाँ जी, उनमें आपका नाम होता है कहीं पे? हमें पता चला, अब हो सकता है गलत बात हो, आप बता दें। मुझे शौक है, मैं जो कपड़े पहनता हूँ या
कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे पास और भी हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास कफलिक्स हैं ओके, जिनके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। अरे वाह जबरदस्त। कुछ पिन्स हैं, लेपैल पिन्स हैं जिन पे मेरा नाम लिखा हुआ है। और अब चूंकि मुझे शौक है तो मुझे फिर फैमिली में जो दोस्त गिफ्ट्स भी वही आते हैं कस्टमाइज्ड, गिफ्ट्स भी उसी तरह के देते हैं। तो पिछले दिनों मेरी वाइफ ने एक बेडशीट बनवाई है जिसके ऊपर मेरा नाम लिख दिया। अरे वाह, यानी खबर सही मिली थी हमें। अच्छा, वो रुमाल भी पूछ रहे ना कि रुमाल पे नाम तो नहीं है, क्योंकि चाहने वाले रुमाल पे नाम लिखते थे ना, पुराना दौर था, लेकिन उनका नाम होगा ये किसी और कढ़ाई कर देते थे। वो ये अब शरारत के मोड में आ गया। तो मैं आपके साथ ताल्लुक मेरा बहुत पुराना है, ये घुमा फिरा के DCO तक लेके जाता है। लेकिन इससे पहली मुलाकात या पहला ताल्लुक तब हुआ जब मैं PHA में एडिशनल DG था लाहौर के अंदर 2011 के अंदर। तो इससे तकरीबन 10 साल पुराना ताल्लुक है। जबरदस्त। तो ये रुमाल पे जानबूझ के ले गया। रुमाल तो उस जमाने में हुआ करते थे जब गाँव से किसी को शहर भेजते थे तो साथ में रुमाल पे नाम लिख देते थे कि ये रुमाल जो है गुम न जाए। नहीं, कोई प्यार से भी रखवाता है। असल में उस्मान साहब से 2-3 रगबतें और भी है ना, तो चूंकि मेरी एक वो आर्म सर्विसेज भी बीट है, तो इनका एक फौजी ताल्लुक भी चूंकि बहुत गहरा ताल्लुक था, तो वहां से निकल के सिविल सर्विसेज में आए, तो वो दोनों बातें जो है ना वो क्रॉस मैच करती रहती है। अच्छा, इनकी मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं जी, इनकी फिटनेस और इनकी स्मार्टनेस और इनकी ड्रेसिंग की वजह से मैं इनके अक्सर जूनियर्स को सीनियर कह देता हूं और सीनियर्स को मतलब के सुपर सीनियर कह देता हूं। अच्छा, तो इनके ब्यूरोक्रेट्स जो आगे पीछे कोर्ट बैचमेट्स है ना, वो मुझसे अक्सर नाराज रहते हैं। फिर मुझे इनसे पूछना पड़ता है कि सर वो फलाना बंदा कौन है, जूनियर सीनियर? तो यार खुदा को कॉपी करो, वो मेरा जूनियर है। मैं तो उसको सीनियर कह दिया। तो समटाइम जब आपकी पेरेंट्स इतनी अच्छी होती है ना, तो फिर ये भी आपको फायदा होता है। बिल्कुल, आपकी वो एक लोग इतनी पहचान जल्दी है। आपको जज नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा कमिश्नर साहब, अगर आप कमिश्नर ना होते तो क्या होते? या आप ये सर्विसेज में ना होते? हाँ, इस तो सर्विस फिर में आप क्या होते? नहीं, पहली वाली हज़फ करें कि इस सर्विस में आने से पहले जो आप थे, हाँ, वो भी हमारी पाकिस्तान की 90% लोगों की बिल्कुल। आइडियलिज्म है, ख्वाहिश होती है कि फौज में जाऊं, मैं बिल्कुल, आर्मी बिल्कुल, की बिल्कुल। यूनिफॉर्म पहनूं, उसको हज़फ कर दें कि दोनों हज़फ कर दें। दो ये हज़फ हो गए ना, अन्ना होते अब तो बताइए क्या? अब क्या होते हैं? आई डोंट नो, मेरा ये ख्याल है कि जब मैं एक बचपन का ख्वाब होता है ना? जितने बच्चे ग्रो करते हैं ना हमारी सोसाइटी में, तो सबसे पहले तो वो पायलट बनते हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि ये वो प्रोफेशंस होते हैं जिनके साथ बचपना आप एसोसिएट करते हैं। तो यकीनन बचपन में जहाज़ छत के ऊपर से जब गुजरा होगा तो कई दफ़ा कहा होगा कि मैंने पायलट बनना है। जब मैं थोड़ा सा अपनी मैट्रिक और FSC के लेवल पे था, तो उस वक्त मुझे ये था कि मैं कम से कम मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, या मेरा शायद वो नैग नहीं है, तो मैं शायद इंजीनियरिंग की साइड पे ज़्यादा मेरा शुगल था। मैथमेटिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके। और लेकिन आर्मी में जाने के बारे में उस वक्त भी मेरा एम्बिशन नहीं था, और मेरा ये ख्याल था कि मैं इंजीनियरिंग की साइड पे जाऊंगा। बट इंसिडेंटली उन्हीं दिनों में बाय स्ट्रोक ऑफ लक कह लें, या मेरे एक मामू हैं, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया और बल्कि मुझे गाइड किया कि तुम्हें आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया, और उसी दौरान साथ ही साथ आर्मी का भी सिलेक्शन चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने आर्मी के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो इंसिडेंटली मैं आर्मी में चला गया, वरना शायद अगर मैं आर्मी में ना होता तो प्रॉबेबली मेरा एम्बिशन जो था लाइफ में वो तो इंजीनियर बनने का था। और उसके बाद जब मैं आर्मी में गया तो फिर ये लगा कि शायद आर्मी में ही ज़िंदगी गुजरेगी और शायद इससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। बट इंसिडेंटली अल्लाह ताला को जैसे मंजूर होता है, मेरी सिविल सर्विसेज में इंडक्शन हो गई। बिल्कुल। तो जब मैं आ रहा था सिविल सर्विसेज में, तो मुझे ये लगता था कि शायद मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ौज के लिए मेरी कटाई हुई हुई है, और मैं शायद आर्मी से बाहर कहीं काम नहीं कर सकूँगा। मुझे ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम रहा कुछ अर्सा। मुझे ये लगा कि शायद मुझसे गलत डिसीजन हो गया, लेकिन फिर अब ये लगता है कि शायद इस जगह पर जो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी वो शायद आर्मी में ना मिलती। जितना प्यार लोगों से मिला हमारी सर्विस के अंदर, ये खुशनसीब लोगों को मिलता है कि आपको लोग इज़्ज़त भी करते हों और आपकी एक पर्टिकुलर रेपुटेशन भी हो। तो मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा कंटेंटेड आदमी कोई ज़िंदगी में नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फिर लाहौर जैसे शहर में 2 दफ़ा आके उसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की, सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे काम करना मेरे लिए तो एजाज़ की बात है। और मैं हर वो लम्हा, हर वो दिन इस सोच के साथ गुजारता हूँ कि दोबारा शायद ये मौका नहीं मिलेगा, तो जितना ज़्यादा आप वैल्यू एडिशन कर सकें
जितनी ज़्यादा नेकियां और लोगों की दुआएं समेट और वो सकें, आपके काम से नजर भी आता है कि किस तरह से आप जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। कमिश्नर साहब के साथ हम गुफ्तगू करें। कमिश्नर साहब, गुस्से में आपको बहुत कम देखा है, बड़े मुतमईन अंदाज में। जब भी कोई समटाइम ऐसा होता है कि हम सवाल भी ऐसा कर लेते हैं कि मुझे लगता है कि गुस्सा हो जाएंगे आप, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, गुस्सा आता है मुझे, मेरा ख्याल है शायद आपने नहीं देखा होगा। मुझसे पूछेंगे, मैं दुरे में आपसे पूछ लूंगी। गुस्सा आता है, शायद मैं आप लोगों की वजह से थोड़ा ट्रेन हो गया हूँ, अब मैं इजहार शायद कम करता हूँ या उस तरह से पकड़ा नहीं जाता, वरना गुस्सा मुझे आता है और काफी ज्यादा आता है। किन बातों पे आता है? दुरे ने आपसे अगर पूछ कोई लिया। परफॉर्म ना कर रहा हो, सही तरीके से काम ना कर रहा हो। सिस्टम इस तरह का है कि मेरे जो अपने आप को मतलब मैं इस तरह का बना हुआ हूँ कि जो चीज़ मैंने अपनी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर ली हैं, अब उन लाइंस को जब कोई ट्रेस पास करता है तो फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ। और मेरा जो काम करने का स्टाइल है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, वो ये है कि मैं उनको स्टार्ट में ट्रस्ट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं आदमी हूँ कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स पे शुरू दिन से शक करना शुरू कर देता है। मैं उन पे ट्रस्ट से मामला शुरू करता हूँ, और फिर जब कोई मेरा ट्रस्ट ब्रेक करता है फिर मुझे तकलीफ होती है। और एक आध दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ कि तरीके सलीके से समझाया जाए, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इंसान है ना, आप जिस तरह बच्चे को किसी चीज़ से मना करते हैं, वो अगर दोबारा करता है तो आपको गुस्सा तो आता है। तो ये एक कुदरती अमल है। बिल्कुल। और जब आप यानी कोई भी काम कर शदीद रहे हो, गुस्से में डांट डपट भी देते हैं। जी जी, मैं बहुत मशहूर हूँ डांट डपट। आपने मेरा ख्याल है मेरी डांट डपट कभी सुनी? दुरे ने आप कोई वाक़या सुना दो। हंसते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं ना कैप्टन उस्मान, आप वैसे देखा आपको करें लगता है कि ये पब्लिक सर्विस में सारे काम हंसते मुस्कुराते हो जाते हैं? नहीं, ये तो यकीन मुमकिन जानिए, नहीं है, मुमकिन यकीन नहीं है। जानिए बहुत डांटना पड़ता है, कई दफ़ा बदजुबानी करनी पड़ती है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। हमारे पास जो टूल होता है वो ये होता है कि आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं या किसी को एडमोनिश कर रहे हैं। एडमोनिश करने के लिए या डांट है या आप उसको मिसाल के तौर पर कोई पीड़ा के तहत कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि उस प्रोसेस से ना आप कोई इम्पैक्ट अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल, ना किसी ने सुधरना होता। तो मौके पे फिर गुस्सा करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचती। तो वो गुस्से में ये होता है कि चार और लोग सुन रहे होते हैं, तो शायद कोई शर्म की वजह से कि यार बेइज्जती हो जाएगी, चलो काम करके चले जाते हैं, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाती है। अदरवाइज शायद ये इतना अच्छा तरीका नहीं है, यकीनन ये अच्छा तरीका नहीं है डांट डपट वाला। हमें प्रोफेशनली काम कराना चाहिए, बट इंसिडेंटली मजबूरी बन जाती है आपकी। ये स्टाइल ऑफ अच्छा, गवर्नेंस बाहर कमिश्नर है। साहब एज ए हस्बैंड, एज ए फादर कैसे हैं, ये हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। मैं तो यकीनन आपके सामने यही कहूंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा husband और दुनिया का सबसे अच्छा फादर हूं। ये बात तो आप लोगों को मेरे बच्चों से और मेरी वाइफ से पूछनी चाहिए। बट आई थिंक नहीं, फीडबैक तो मिलता रहता होगा ना बच्चों से भी। ऑब्वियसली फीडबैक अच्छा ही मिलता है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ या अच्छा फादर नहीं हूँ। बट मेरा ये ख्याल है कि मेरे बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो वो यकीनन आपको मेरी गैर मौजूदगी नाराज होते हैं, वाइफ नाराज होती हैं जो आप क्योंकि हर वक्त इतनी बाहर ही जिसकी रहते हैं टफ और ड्यूटी काम हो करते रहते हैं। तो घर वाले तो नाराज हो दो ही जाते शख्स आपस में बैठे हुए हो तो मतलब किसी न किसी बात पर नाराजगी तो हो ही नहीं, जाती आप है। ईद वाले दिन भी घर से बाहर मुझे पूरा बड़ी पूरा सपोर्ट दिन- रही है, मुझे हमेशा सपोर्ट रही है मेरी फैमिली की तरफ से। बल्कि आपको बताऊं, नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है, पहले भी लाहौर में रह कर गया हूँ कि कई कई दिन बच्चों से मुलाकात नहीं होती। फैमिली आपको मतलब इंतज़ार कर रही होती है कि जी आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कई कई दिन नहीं मुलाकात। मुझ तो उसमें यही होता है कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी सपोर्ट चाहिए होती है। तो मैं लकी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत सब्र करने वाली वाइफ दी है और प्यार करने वाली वाइफ दी है। इसी तरह जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, जब छोटे भी थे तब भी दे वर नेवर डिमांडिंग। मैंने शायद आपके शो में पहले कभी बताया भी होगा, जब मैं डीसीओ था, कि उनको ईदी मिलती है तो वो मुझे दे देते हैं कि बाबा ये आप रखें। जबरदस्त। तो इस तरह के बच्चे हैं शरीफ से हमारे। अब अभी भी वो उनका जो बैंक है वो मैं ही हूँ, मतलब उनको कोई ईद वीद मिलेगी। हालांकि अब वो बड़े हो गए, ओ लेवल ए लेवल में आ गए, लेकिन अभी भी उनकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है क्योंकि घर में बच्चों के लिए पेरेंट्स ही होते हैं जिनको model होते फॉलो हैं, करते हैं, तो इसका क्रेडिट मेरे ख्याल से आपको ही जाता है। फ्री टाइम में क्या करते हैं? वैसे तो मुश्किल से ही आपको टाइम मिलता होगा। कोई ड्रामा, फिल्म, गाने शाने का शौक है? टाइम नहीं मिलता, यकीनन नहीं टाइम मिलता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना अगर मुझे कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कुछ करना पड़े तो मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। सही। वो मेरा आप समझ लेंगे एक फेवरेट हॉबी है।
और ड्रामा तो पता नहीं कब गाते भी देखा था हैं last। जी? गाते भी हैं आप, नहीं गाना गाना पसंद है गाना फ्री टाइम में नहीं होता गाना नहीं, लेकिन गाते हैं आप, ये भी हमें कैसे पता चला कि आप गाते भी हैं? किसी जमाने में गाता था, देखा, पता चल गया ना। एक आध दफा आपके शो में भी गाया हुआ है। हाँ। तो लेकिन ये है कि वो वक्त नहीं मिलता है। नूर नाया, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? असल में ना मुख्तलिफ टाइम पे होता था ना, कभी ये डीसी जब होते फारिग होते तो मैंने इनके पास इनके कैंप ऑफिस में चले जाना, तो इन्होंने कोई ना कोई गैजेट खोला होता था, पेचकस पकड़ के ना, और सामने यूं टेबल पे उन्होंने फाइलें एक तरफ रखी हैं, साथ ही ना कोई, मतलब वो इंजीनियर अभी भी है। तो मेरा ये ख्याल अंदर ही था हाँ कि ये बहुत अच्छे कोई रोबोटिक इंजीनियर, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे। अगर ये ना आते तो ये मैकेनिकल इंजीनियर होते। और इनकी ये भी एक आदत थी बहुत ज़्यादा कि आपकी मैं गुस्से वाली बात करूँ कि इनकी जो आदत है ना, वो इनको साहिब हैसियत लोगों में बड़ा गुस्सा चढ़ता है अगर वो कोई रूल फॉलो ना करें या कोई ट्रेस पास करें किसी चीज़ पे या कोई बात ना माने। मैं पिछले दिन उनके दफ्तर गया तो एक बहुत बड़े आदमी को जो है ना बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ रही थी। मैं बाहर जब खड़ा सुन रहा था तो सारे लोग बड़े डरे हुए थे और बड़े घबराए हुए थे। मैं अगर अंदर चला गया, अंदर जाके माहौल देखा तो मैं भी एक दफ़ा घबरा गया। तो मैं पिछले सोफे पे बैठ गया। जब वो साहब गए, मैंने कहा जी कौन थे, तो कहते कि बस एक बहुत बड़े बैंक के बहुत ही बड़े आदमी थे और ये कोई बात मान नहीं रहे थे, तो फिर उनको मुझे इस तरह समझाना पड़ा। मुझे दुख भी हुआ, वही बातें सारी करते थे। तो डेफिनेटली फील्ड में इंसान है, इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, उसको बाद में दुख होता है, लेकिन मजबूरी होती है, आप उसको कर नहीं सकते। और ऐसी जब कमिश्नरी आपके पास हो और वो भी कमिश्नर लाहौर हो, मेरे ख्याल पंजाब की सबसे पावरफुल कमिश्नरी लाहौर की है, और वो कमिश्नर ही नहीं जो लाहौर का हो कि विजिलेंट या आपको मार्केट में नजर ना आए, ये एक मिथ है। इससे पहले जितने भी कमिश्नर रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें ये कमी रही है। और मैंने बहुत मरतबा ये चीज़ अच्छा, इनसे पहले तो वैसे सॉरी टू कट यू ऑफ, इससे पहले हमें कमिश्नर्स का नहीं पता होता था, हमें डीसी साहब का पता होता था। वज़ीर आला बाज़-औक़ात बहुत हद तक ये मैसेजेस देते रहे हैं इनसे पहले बहुत सारे कमिश्नर्स को कि आप नजर आया करें, आप निकला करें, आप बाहर जाएं, जाके देखें कि क्या ये हो ट्रेंड रहा है। भी इन्होंने चेंज किया है। अब वक्त की क्योंकि दुनिया आप कमी है, अब सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन वो मुर्गी वाला सवाल मैं इनसे नहीं करूंगा क्योंकि मुर्गी वाला सवाल मैंने डीसी साहब से किया, गाने वाला सवाल कर उन्होंने वो कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसमें स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के किसी तरीके से कम लाए, क्योंकि वाकई ज्यादती है। और कैप्टन उस्मान साहब, जब आप आए थे लोगों की बड़ी उम्मीदें थी का मौका है, इतना खुशी का मौका है। अब जाते वैसे भी लोग घरों में बैठे बाहर जाने का तो है नहीं, नहीं, हमारे पास इसके लिए सब बहुत टाइम है। अपना कोई फेवरेट गाना गुनगुना दे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आपके फैंस ने ये स्पेशल हमारे शो में देखी है आपका। आंखें बंद करके वही खनक, वही पिच जो किशोर साहब की थी, वही, और सुर भी पूरे, ताल भी, सब कुछ। और अब देखिए, अब इनकी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वही क्लिप निकाल किशोर सुधा करेगी। पहले भी ऐसा होता रहा है मेरे साथ आपके स्टूडेंट। थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्रा नायाब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही सिटी 42 की स्पेशल ई ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। दिन भर आपको बहुत सारे मेहमानों से भी मिलवाया, लेकिन आपको जो मैसेज देने का असल मकसद ये था, वो ये था कि आपने घरों में ही रहना है, अपने आप को महफूज रखना है, ताकि आप खुद भी महफूज रहें, आपके प्यारे भी महफूज रहें। बिल्कुल। और 2 दिन आपने बड़े अच्छे तरीके से जी गुजार लिए एहतियात के साथ। तीसरा दिन भी आपने कोशिश करनी है एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। आज के लिए मैं इजाजत दीजिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।